Hello students, welcome to the Spandan Academy, class 7th, chapter 2, nutrition in animals, प्राणियों में पोषण। इससे पहले हमने चैप्टर 1 में पौधों में पोषण पढ़ लिया है। You have learned in chapter 1 that plants can prepare their own food via the process of photosynthesis but animals cannot। हमने अध्याय 1 में पढ़ा है कि पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं, परंतु प्राणी अथवा जंतु ऐसा नहीं कर सकते। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, अर्थात डायरेक्ट पौधों को खाते हैं, जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। कुछ जंतु पौधों एवं जंतु दोनों को खाते हैं। मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने के लिए, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक of food and its utilization in the body। प्राणियों में पोषक तत्वों की आवश्यकता, अर्थात प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्ग्रहण, भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सन्निहित है। देखिए, कक्षा 6 में हमने भोजन के अनेक संघटक पढ़े हैं, तो उनका नाम याद करके आपको यहाँ इस ब्लैंक स्पेस में लिखना है। The components of food such as carbohydrates are complex substances। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संघटक जटिल पदार्थ हैं। These complex substances cannot be utilized as such। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है, जैसा निम्न आरेख द्वारा दिखाया गया है। जटिल पदार्थ जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है। The breakdown of complex components of food into simpler substances is called digestion। देखिए, इस डायग्राम में जो लेफ्ट साइड वाला है वो हमारा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है एंड जो राइट साइड वाला है वो हमारा सिंपलर सब्सटेंसेस हैं। देखिए, हमने जाना कि मानव और जंतुओं को भोजन की आवश्यकता होती है। उन्हें भोजन प्राप्त हो जाता है पौधों से अथवा अन्य जंतुओं से जो पौधों को खाते हैं। तो अब भोजन प्राप्त करके उसे पचाना भी तो आवश्यक है। तो पहले हम खाद्य ग्रहण करने की विधियां पढ़ते हैं। तो चलिए, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, अर्थात खाद्य ग्रहण करने की विभिन्न विधियां। The mode of taking food into the body varies in different organisms। अर्थात भोजन के ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती हैं। Bees and hummingbirds suck the nectar of plants। Infants of human and many other animals feed on mother's milk। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी हमिंगबर्ड पौधों का मकरंद चूसते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। Snakes like the python swallow the animals they prey upon।
अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं, पूरा का पूरा निगल जाते हैं। सम aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them. कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं अमेजिंग फैक्ट अर्थात अद्भुत सत्य। Starfish feeds on animals covered by hard cells of calcium carbonate. स्टारफिश या जिसे हम तारा मछली भी कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। देखिए, जिन जंतुओं को कैल्शियम कार्बोनेट का कठोर कवच रहता है उन जंतुओं का आहार स्टारफिश करती है। देखिए, जैसे ये हमें इस डायग्राम में 2.1 में दिखाया गया है, इसको हम स्टारफिश कहते हैं। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है। तो इस प्रकार स्टारफिश या तारा मछली में पाचन होता है। आइए अब हम पढ़ते हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस। देखिए, हमने भोजन प्राप्त कर लिया है, उसे हमने ग्रहण भी कर लिया है, अब हम उसे डाइजेस्ट कर रहे हैं। तो वी आर रीडिंग डाइजेशन इन ह्यूमंस अर्थात मानव में पाचन। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। हम अपने मुख द्वारा भोजन का ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं तथा फिर उसका उपयोग करते हैं। The unused parts of the food are defected. आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। Have you ever wondered what happens to the food inside the body? क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में हम बांट सकते हैं। नंबर 1 इज ब्यूकल कैविटी अर्थात मुख गुहिका। नंबर 2 इज फूड पाइप और ओइसोफेगस ग्रास नली या ग्रशिका। 3rd वन इज स्टमक अर्थात आमाशय। 4th वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन अर्थात क्षुद्रांत या छोटी आंत। 5th वन इज लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग इन द रेक्टम एंड अर्थात बृहदांत्र, बड़ी आंत जो मलाशय से जुड़ी होती है। तथा 6th वन इज द एनस अर्थात मल द्वार अथवा गुदा। क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है? हाँ, ये लंबा मार्ग तो है। ये सभी भाग मिलकर आहार नाल पाचन नली का निर्माण करते हैं। इन सभी भागों को मिलाकर हम इसे पाचन नली या आहार नाल भी कह सकते हैं। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है उसकी विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति, छोटी आंत तथा आहार नाल से संबद्ध विभिन्न ग्रंथियां जैसे कि लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय पाचक रस स्रावित करती हैं। The digestive juices convert complex substances of food into simpler ones. जो हमारे पाचक रस रहते हैं वह लाला ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय द्वारा स्रावित होते हैं
अब ये पाचक रस क्या करते हैं? ये हमारे भोजन में उपस्थित जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं, जिससे आहार नाल एवं संबद्ध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। आइए अब हम इस डायग्राम को रीड करते हैं। ब्यूकल कैविटी, ये जो सबसे ऊपर दिया है ये है हमारा मुख गुहिका अर्थात हमारा मुख, जहाँ से हम भोजन करते हैं। देन हमारी आती है सैलिवरी ग्लैंड मीन्स लाला ग्रंथि। भोजन मुख से इस ग्रंथि में आता है। ये लेफ्ट साइड में दिया है ओइसोफेगस मीन्स ग्रसिका। ये जो लंबी नली आपको दिख रही है पिंक कलर में, इसे हम बोलते हैं ग्रसिका। भोजन लाला ग्रंथि के बाद इस नली द्वारा आमाशय तक पहुंचता है अर्थात स्टमक तक पहुंचता है। ये जो हमारा लेफ्ट साइड में दिया है इट इज आर लिवर अर्थात यकृत, ये हमारा यकृत है। देन उसी के नीचे दिया है गैल ब्लेडर अर्थात पित्ताशय। ये जो पिंक में दिया है ये हमारा पित्ताशय है। देन हम राइट साइड में आते हैं, ये हमारा पेंक्रियाज है अर्थात ये हमारा अग्नाशय है, जो आपको ऐसे ये दिया है आपको ये इतना, इसको हम बोलते हैं पेंक्रियाज अर्थात अग्नाशय। देन हमारी आती है स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए ये जो अंदर है ना ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन अर्थात छोटी आंत। देन हमारी आती है लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन जो आप ऐसे देख सकते हैं इसमें, ये जो हमारी है ये है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत। देखिए ये नीचे हमारा दिया गया है रेक्टम अर्थात मलाशय। ये जो आप इसमें देख सकते हैं ये भाग ये है हमारा मलाशय। देन उसके नीचे दिया है एनस। एनस मीन्स गुदा। जो सबसे नीचे दिया है ये भाग जो है हमारा ये है हमारा गुदा। यहाँ से हम मानव शरीर का मल विसर्जन होता है। Now let us know what happens to the food in different parts of the digestive tract. आइए अब हम जाने कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है। The mouth and buccal cavity अर्थात मुख एवं मुख गुहिका। Food is taken into the body through the mouth. भोजन का ग्रहण मुख द्वारा होता है। The process of taking food into the body is called ingestion. आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है अर्थात भोजन हम जो थाली से मुख में डालते हैं उसे हम बोलते हैं अंतर्ग्रहण। हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग सॉकेट में धंसा रहता है, जैसा कि ये फिगर नंबर 2.3 में दिखाया गया है। देखिए जैसे कि ये जो हमारे फ्रंट साइड के 4 टीथ जो होते हैं इन्हें हम इंसीजर कहते हैं। देन उनके पास वाले जो 1 दोनों साइड टीथ रहते हैं इन्हें हम कहते हैं कैनाइन। उसके पास वाले जो दो दांत दोनों साइड रहते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रीमोलर। देन हमारे दोनों साइड में 3 टीथ आते हैं उन्हें हम कहते हैं मोलर। तो ये दांत जो रहते हैं हमारे ये हमारे भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं।
Our mouth has the salivary glands which secrete saliva. हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है जो लाला रस लार स्रावित करती है. Do you know the action of saliva on food? Let us find. क्या आप जानते हैं कि लाला रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है, अर्थात जो लार हमारे मुख में स्रावित होती है उसका भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आइए अब हम हमारे टीथ के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट पढ़ते हैं. डू यू रिमेम्बर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम इयर्स एगो? क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे? The first set of teeth grows during infancy and they fall off at the age between 6 to 8 years. हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं. इन्हें दूध के दांत कहते हैं. इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकल आते हैं जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं. सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, तथापि वृद्धावस्था में ये प्रायः गिरने लगते हैं. स्वीट्स एंड टूथ डीके अर्थात मिठाइयाँ और दंत क्षय. Normally, bacteria are present in our mouth, but they are not harmful to us. सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं परंतु उनसे हमें कोई हानि नहीं होती. हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं परंतु उनसे हमें कोई हानि नहीं होती. However, if we do not clean our teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in it. देखिए, फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दांत एवं मुख साफ ना करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते हैं. ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल निर्मोचित करते हैं अर्थात अम्ल बनाते हैं. यह अम्ल धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं. इसे हम दंत क्षय कहते हैं या दांतों को नुकसान पहुंचाना कहते हैं. यदि समय रहते इसका उपचार न किया जाए तो दांतों में असह्य पीड़ा होने लगती है तथा चरम अवस्था में टूटकर गिर जाते हैं. चॉकलेट्स, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स and other sugar products are the major culprits of tooth decay. अर्थात चॉकलेट, अंडे, पेय तथा चीनी युक्त मिठाइयाँ व अन्य पदार्थ दंत क्षय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं. देखिए, इसमें ये डायग्राम में भी दिखाया गया है. ये जो वाइट लेयर्स है ये हमारे टीथ के ऊपर रहती है. ये वाइट लेयर टूटती है तो जो अम्ल रहता है नुकसानदायक जो कि जीवाणुओं ने शर्करा को विघटन करके बनाया था वो अंदर चला जाता है लेयर के टूटने के बाद, तो वो हमारे दांतों को नुकसान पहुंचा देता है और हमारे दांतों में दर्द होने लगता है. अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश अथवा दातुन करनी चाहिए. तथा कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए. मुख के अंदर गंदी अंगुली अथवा बिना धुली वस्तु नहीं डालना चाहिए. ये हमारे दांतों को सुरक्षित रखने के लिए एक छोटा सा प्रयास रहता है जो हमें सभी को करना चाहिए. देखिए, अब इसमें हमें ये डायग्राम दिखाया गया है हमारी टंग का अर्थात हमारी जीभ का. जीभ एक मांसल पेशीय अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है. इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है. क्या आपको जीभ के कार्य ज्ञात हैं? हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं. इसके अतिरिक्त
यह भोजन में लार को मिलाने का कार्य भी करती है तथा निगलने में भी सहायता करती है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। तो बड़ा महत्व है जीभ का हमारी लाइफ में। देखिए, हमने आहार नाल के भागों में सबसे पहले देखा मुख गुहिका, देन हमने देखा लाला ग्रंथि अर्थात लार ग्रंथियां जो कि लार स्रावित करती हैं। अब हम पढ़ते हैं भोजन नली अर्थात ग्रसिका, द फूड पाइप ऑब्लिक ओइसोफोगस। द swallowed food passes into the food pipe और ओइसोफोगस। निगला हुआ भोजन ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका गले एवं वक्ष से होती है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप वमन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी घटना याद है जब भोजन के बाद आपने वमन किया हो तथा इसके कारण के विषय में सोचिए। देखिए, इसमें ये दिखाया गया है, ये ऊपर हमारा फूड है, ये हमारी ओइसोफोगस अर्थात ग्रसिका है, ये हमारा स्टमक है, ये स्टमक को ही हम आमाशय बोलते हैं। देखिए, अब ये पहेली है जो कुछ पूछना चाहती है। पहेली wants to know how food moves in the opposite direction during vomiting। पहेली जानना चाहती है कि वमन के समय भोजन विपरीत दिशा में किस प्रकार जाता है। तो ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया है कि भोजन को आमाशय स्वीकार नहीं करता है तो इसे यह वापस कर देता है और हमें वमन या वोमिटिंग हो जाती है। तो भोजन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाता है। देन हमारा आता है स्टमक। द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग। आमाशय। आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। इट्स शेप इज लाइक अ फ्लैटेंड यू एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। यह चपटा एवं यू की आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह एक और ग्रसिका या ग्रास नली से भोजन प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर छोटी आंत में खुलता है। देन हमारी आती है द स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली coiled and is about 7.5 meters long। हमारी छोटी आंत लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत में अवशोषण। द डाइजेस्टेड फूड can now pass into the blood vessels in the wall of the intestine। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर छोटी आंत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। देन हमारी आती है लार्ज इंटेस्टाइन अर्थात बड़ी आंत। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। बड़ी आंत छोटी आंत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। बड़ी आंत जो है वो छोटी आंत से छोटी होती है लेकिन चौड़ी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है।
तथा अर्धठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है, इसे निष्कासन कहते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। गाय अथवा घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। Have you observed cows, buffaloes and other grass-eating animals chewing continuously even when they are not eating? क्या आपने गाय, भैंस तथा घास खाने वाले शाकाहारी अन्य जंतुओं को देखा है? वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वे खा ना रहे हों। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निकालकर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रूमेन प्रथम आमाशय कहलाता है। रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है, जिसे हम फिग नंबर 2.9 में देख सकते हैं। देखिए यह है हमारा फिग नंबर 2.9 और इसमें हम इसे देख सकते हैं। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल कहते हैं। But later the cud returns to the mouth in small lumps and the animal chews it. परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा यह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोमंथन अथवा जुगाली करना कहते हैं तथा ऐसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहलाते हैं। द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। घास में सेल्यूलोज की प्रचुरता होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। बहुत से जंतु एवं मानव सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। देखिए अब ये पहेली भी कुछ पूछना चाहती है। पहेली wants to know why these animals cannot chew food properly at the time they take it in. पहेली जानना चाहती है कि ये जंतु भोजन करते समय इसे भली भांति क्यों नहीं चबा पाते। बूजो wants to know why we cannot digest cellulose like the cattle do. बूजो जानना चाहता है कि मनुष्य मवेशियों की तरह सेल्यूलोज को क्यों नहीं पचा सकता। तो आइए हम इन दोनों को इनके क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। Ruminants have a large sac-like structure called rumen between the oesophagus and the small intestine. देखिए रूमिनेंट्स में छोटी आंत एवं बड़ी आंत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है, जिसे हम अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेल्यूलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, जो मनुष्य के आहार नाल में नहीं होते हैं, इसलिए मनुष्य सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर सकता है। So far you have learned about animals which possesses the digestive system, but there are many small organisms which do not have a mouth and a digestive system. देखिए अभी तक हमने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा है जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं जिनमें ना तो मुख होता है और ना ही पाचन तंत्र होता है। तो फिर वे कैसे भोजन का ग्रहण करते हैं तथा उसका पाचन भी करते हैं। तो आइए अब हम ऐसे प्राणियों में भोजन को ग्रहण करना एवं पाचन के बारे में पढ़ते हैं। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा में संभरण एवं पाचन। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक single celled organism found in pond water. अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियां होती हैं।
अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकालता रहता है, जिन्हें पादाव अर्थात कृत्रिम पांव कहते हैं, जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। देखिए, हम इस फिग नंबर 2.10 में अमीबा का फिग देख सकते हैं। इसमें इनके कई पैर भी दिखाए गए हैं। देखिए, अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। अमीबा फीड्स ऑन some microscopic organism. When it senses food, it pushes out pseudopodia around the food particle and engulfs it. जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर पादाव विकसित करके उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। Gradually the digested food is absorbed. पचा हुआ भोजन धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। The absorbed substances are used for growth, maintenance and multiplication. अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रख रखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। बिना पचा हुआ अपशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। The basic process of digestion of food and release of energy is the same in all animals. भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं एवं ऊर्जा मुक्त होती है। अगले अध्याय में आप आंत द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थों का शरीर के अन्य भागों में स्थानांतरण के विषय में पढ़ेंगे। तो हमने इस प्रकार इस चैप्टर में हमने पढ़ा nutrition in animals, and this chapter is completed. Thank you.